नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरों का ये बुलेटिन। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेचर फार्मिंग के बारे में गुजरात के किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आनंद में इस हुए कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से एक तरीके से मौजूद होकर क्या कुछ कहा। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को, और ये बात समझने जैसी है, जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो ईंट का रूप ले लेती है और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है। लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारी यहां परंपरा सी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो ईंट बन जाती है, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक भ्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी ही नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेचुरल फार्मिंग को लेकर इस कार्यक्रम में देश के किसानों के हित की बात करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर किस तरीके से फार्मिंग को और बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए सरकार किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल अपनी 3 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे थे। इस 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति कोविंद ढाका के परेड ग्राउंड में बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश के स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में शामिल हुए। परेड में बांग्लादेश की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों मौजूद रहे। परेड में 122 सदस्यीय भारतीय सैन्य दल भी शामिल हुआ। वहीं कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने समकक्ष अब्दुल हामिद से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति को 1971 युग के मिग 21 विमान की प्रतिकृति भेंट की। भारत द्वारा बांग्लादेश को उपहार में दिए गए उसी मॉडल का एक विमान बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित किया गया है। तो जहां एक तरफ देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ आज भारत विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1971 में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाकर बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया था। विजय दिवस के मौके पर आज पीएम मोदी इंडिया गेट स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने देश के लिए बलिदान होने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर विजिटर बुक पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, पूरे राष्ट्र की ओर से मैं 1971 के युद्ध के योद्धाओं को सलाम करता हूं। नागरिकों को उन वीर योद्धाओं पर गर्व है जिन्होंने वीरता की अनूठी दास्तां लिखी। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजय दिवस के अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पोस्टल स्टैंप जारी किया। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। तो हमने आपको बताया कि देश के राष्ट्रपति
किस तरीके से बांग्लादेश की स्थापना के 50वें वर्षगांठ की कार्यक्रम में शामिल होने गए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विजय दिवस को लेकर देश की सेना का मनोबल बढ़ाया। अब बात करते हैं कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी की। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की 50वीं सालगिरह पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए देश की पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी सास इंदिरा गांधी को याद किया। सोनिया गांधी ने शहीद सैनिकों और भारत पाक युद्ध के योद्धाओं को सलाम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि 1971 कई मायनों में इंदिरा गांधी जी के लिए सबसे बेहतरीन साल था। कांग्रेस अध्यक्षा ने यह भी कहा कि 50 साल पहले बांग्लादेश के साहसी लोगों ने खुद को एक नया भविष्य दिया था। भारत उसके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा और 1 करोड़ शरणार्थियों को भारत ने उस समय शरण दिया। बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज हमें इंदिरा गांधी पर गर्व है और आज पूरा देश इंदिरा गांधी को बड़े गर्व से याद करता है। और क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, जरा आपको सुनाते हैं। Before I begin, I would like to pay a special thank you to distinguished former members of the armed forces for sharing with us their experience and talking about the strategy which they followed in order to achieve the final victory. Thank you. चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। यह पद देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के निधन से खाली हुए पद को भरने के लिए एक स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में है। गौरतलब है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जनरल नरवणे के सबसे वरिष्ठ होने के कारण उन्हें कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। सीडीएस पद के गठन से पहले आमतौर पर तीनों सेनाओं के प्रमुख में से सबसे वरिष्ठ को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा जाता रहा था। जनरल नरवणे को कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार इसीलिए भी दिया गया क्योंकि वो तीनों सेवा प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने क्रमशः 30 सितंबर और 30 नवंबर को अपने अपने पदभार को संभाला था और इसी वजह से इन दोनों लोगों को पद के लिए प्राथमिकता नहीं दी गई। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कांग्रेस सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आई। एक तरफ जहां कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के बाहर टेनी के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया, वहीं संसद के भीतर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की। तो अजय मिश्रा टेनी को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सरकार पर लामबंद नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में वो गृह मंत्रालय के अपने दफ्तर भी गए, जहां उन्होंने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। ऐसे में अब ये देखना होगा कि कल जिस तरीके से टेनी का वायरल वीडियो हुआ था, जिसमें वो पत्रकारों के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद गृह मंत्रालय, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेनी पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के स्थायी समाधान के लिए जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगने के निर्देश दिए हैं। चीफ ऑफ स्टाफ
चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आयोग की ओर से दाखिल एक रिपोर्ट पर गौर किया। रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया था कि कुछ उद्योगों पर लगी पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया है। बेंच ने कहा कि समिति की रिपोर्ट में उठाए गए कदमों की जानकारी है। निर्णय से जुड़ी गतिविधियों पर कहा गया कि इस संबंध में निर्णय शुक्रवार को लिया जाएगा। इस बीच हम आयोग को निर्देश देते हैं कि वो प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए स्थायी समाधान के वास्ते जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज भी वायु गुणवत्ता दिल्ली की बेहद खराब श्रेणी में रही। दिल्ली का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया। अगर आप किसी काम से आने वाले 1-2 दिन में बैंक जाने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल आने वाले 2 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, यानी इनमें कोई भी कामकाज नहीं होगा। दरअसल देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए बैंकों की केंद्रीय संस्था ने हड़ताल करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत बैंकों की 9 यूनियन आती है। आपको बता दें कि इस यूनियन के 9 यूनियनों की एक संस्था है जिसमें अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन शामिल है। इस यूनियन के 9 लाख कर्मचारी इस वक्त अलग अलग बैंकों में कार्यरत हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसके बाद अभी हड़ताल चल रही है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और कैनरा बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने कर्मचारियों से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू करने के निर्णय को वापस लेने की अपील की थी। तो साफ तौर पर जो तमाम देश के बैंक हैं वो अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे सरकारी। इसके पीछे की वजह यह है कि केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण को लेकर गंभीरता से विचार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों को उनकी नौकरी पर एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बीते कई दिनों से बैंक कर्मचारी अलग अलग समय पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आज पूरा देश याद कर रहा है हिंदुस्तान की उस जाबाज बेटी को जिसे आज के ही दिन ठीक 9 साल पहले राजधानी दिल्ली में दरिंदों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। आज से ठीक 9 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक रात, जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया था। लेकिन इस घटना ने आम लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। यही नहीं, इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय कानून व्यवस्था में महिलाओं के पक्ष में कई अहम बदलाव भी किए गए। इस कांड को निर्भया कांड का नाम दिया गया। 8 साल तक चले लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी पर लटका दिया गया। वहीं घटना के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि अगस्त 2013 में नाबालिग अभियुक्त को जुवेनाइल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी घोषित करते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। निर्भया की यह घटना क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का आधार भी बनी। इस नए कानून के तहत रेप की सजा को 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद तक कर दी गई। वहीं नाबालिग की उम्र सीमा में भी बदलाव किया गया। साल 2012 के ठंड में 16 दिसंबर के ही दिन हुई इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश हुआ। उसके बाद सरकार ने निर्भया फंड की भी जो है व्यवस्था की, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस निर्भया फंड के बाद भी क्या
महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। ये गौर करने वाली बात है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले अब तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में बीते दिन 4 नए मामले दर्ज हुए। वहीं तमिलनाडु में भी एक मामला सामने आया। इसके साथ ही देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या 73 हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक दर्ज हुए 73 में से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 32 मामले दर्ज हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 77 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है। यूरोपीय संघ ने इस वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जनवरी के मध्य तक यूरोप में ओमिक्रॉन हावी हो सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका से मिला यह वेरिएंट बच्चों को अधिकतर अपनी चपेट में ले रहा है। यूरोप में जनवरी मध्य तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत का आंकड़ा बढ़ाए जाने को लेकर तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो भी चेतावनी जता चुके हैं। एक तरफ जहां दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक सुनाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार हर नए दिन के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश में लोगों को दी गई कोविड रोधी टीके की खुराकों की संख्या बुधवार को 135 करोड़ के पार पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को 60,12,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन की डोज दी गई, जिसमें 15 लाख पहली डोज और 45 लाख लोगों को दूसरी डोज दी गई। इसके साथ ही अब तक कुल 135 करोड़ 25,36,986 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि देश में लगातार 49 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 15,000 से कम सामने आ रहे हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर अब 87,245 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.25% है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में 317 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने के राष्ट्रीय दर में भी 98.38% इस वक्त है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। तो जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक सुनाई दे रही है, वहीं भारत के लिए खुशी की यह बात है कि भारत में लगातार 45वें दिन जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 15,000 से नीचे दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और जल्द से जल्द सरकार की यह कोशिश है कि तमाम जो लोग हैं उन्हें कोरोना की वैक्सीन जो है लगा दी जाए। जो लोग कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं और अब तक जो समय अंतराल है दूसरी डोज का वो पूरा हो चुका है, फिर भी दूसरी डोज नहीं लगा पाए हैं, उनसे लगातार सरकार अलग अलग माध्यमों से इस बात को लेकर अपील करती हुई नजर आती है कि वो जल्द से जल्द दूसरा डोज लगाए। वहीं बात ओमिक्रॉन वेरिएंट की करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भारत में अभी नियंत्रण में है। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले हालांकि संक्रमण के निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि दिल्ली में फिलहाल किसी भी तरीके की पाबंदियों की आवश्यकता नहीं है। तमाम जो मामले हैं वो नियंत्रित हैं। दिल्ली में इस वक्त कुल 9 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 1 मरीज स्वस्थ होकर अब अपने घर लौट चुका है और बाकी 8 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है एलएनजेपी में। ऐसे में अब सबसे इस बात की अपील है कि जल्द से जल्द वो कोरोना की वैक्सीन की तमाम डोज जो है अपनी दोनों वो ले और कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूत बनाएं। रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि कानूनों और अन्य मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद किसान दिल्ली सीमाओं से वापस अपने घर की ओर रवाना हो गए। 14 महीने बाद तीनों बॉर्डर पर आवाजाही धीरे धीरे अब सामान्य हो रही है।
गाजीपुर बॉर्डर के खुल जाने से यूपी से दिल्ली आसानी से जाना संभव हो गया है। हालांकि हाईवे का एक हिस्सा अभी भी पुलिस के बैरिकेड्स लगे होने के कारण बंद है, जिसके कारण लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन के कारण पिछले 1 साल से तीनों सीमाओं पर किसानों ने अपने अस्थायी आवास बना रखे थे, जिसके कारण सड़क पर गड्ढे हो गए और सड़क टूटी हुई थी। तीनों बॉर्डर के निकट के प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सड़कों की मरम्मत कर इसे ट्रैफिक के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। तो जिस तरीके से बीते 1 सालों से किसान लगातार दिल्ली से सटी तीनों सीमाओं पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर हो या टिकरी बॉर्डर हो, प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किसानों ने इन तीनों बॉर्डर की सड़कों पर ही अपने अस्थायी आवास बना रखे थे और जब अब किसानों ने इन तीनों बॉर्डर को खाली किया है तो इन तमाम सड़कों की हालत जर्जर है। इसीलिए इन तीनों बॉर्डर के आसपास की जो प्रशासन है, उन्होंने इस बात को लेकर आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत कराकर इसे ट्रैफिक के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। फिलहाल के लिए 4 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।